चलिए हेडिंग दे लीजिए टेंस। टेंस refers to time. Tense refers to time. हो गया? टेंस जो होता है टाइम को नोटिस करता है। और फिर काइंड्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस। फिर टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? वन, सेकेंड, एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। ये तीन नोट कीजिए तो। हो गया? और फिर हेडिंग दीजिए एक नंबर का प्रेजेंट टेंस, एक नंबर, एक नंबर। हो गया? यस सर, हो गया। प्रेजेंट टेंस हुआ एक नंबर। प्रेजेंट टेंस refers to present time. Present tense refers to present time. Present tense जो होता है हमारे प्रेजेंट टाइम को रेफर्स करता है, नोटिस करता है। जो काम प्रेजेंट में होगा वो सभी जो होता है प्रेजेंट टेंस काम करता है वो। ठीक है? तो देखिए हार्ड टेंस का अपना 4 काइंड्स होता है। जैसे प्रेजेंट का है तो 4 काइंड्स, पास्ट का है तो 4 काइंड्स, एंड फ्यूचर का है तो फिर उसका भी 4 काइंड्स। तो प्रेजेंट टेंस का भी मेरा क्या होगा? 4 होगा। अब देखिए प्रेजेंट टेंस जैसे सीज, टेक्स, फीड, ये हो गया। वह चाय पीती है, तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस हुआ। फिर देखिए he is playing, he is playing cricket। फिर देखिए ये भी हमारा क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ। ये काइंड में डिफरेंट होगा लेकिन ये सब का सब क्या होगा? प्रेजेंट टेंस में आएगा। केवल इतना पर नोट किया जाए, इतना नोट किया जाए। सर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस? डन। चलिए आप प्रेजेंट टेंस के काइंड्स के बारे में, जैसे टेंस के 3 हुए थे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसी तरह से प्रेजेंट के 4 होंगे, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। फिर 4-4 पढ़ लेंगे कंप्लीट। इसे पहचानेंगे कैसे? आपको वहीं पे पहुंचा रहे हैं। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के 4 काइंड्स हुए। एक नंबर सिंपल प्रेजेंट, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। देखिए टेंस हमारे 3 हुए, उन तीनों का अलग अलग 4 काइंड्स होगा। तो जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 हुआ तो उसका एक नंबर हुआ सिंपल प्रेजेंट, या सिंपल प्रेजेंट कहें तो, या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें तो। अब रही बात पहचानने की, तो अब आपको पहचान में आएगा, ठीक है, कि क्या करना है आपको। तो ये रहा हमारा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, जैसा डेफिनेशन होगा कि सिंपल प्रेजेंट, simple present tense is used
express. Simple present tense is used to express present habit. Present habit. आप प्रेजेंट हैबिट को हैबिचुअल एक्शन भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस प्रेजेंट हैबिट, मतलब कि हमारी जो अभी प्रेजेंट में अगर कोई हैबिट हो, वो चाहे अच्छी हैबिट हो या कोई बुरी हैबिट हो, तो प्रेजेंट में हमारी कोई भी हैबिट होगी तो वो सिंपल प्रेजेंट से बनाया जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर कोई ऐसी सच्चाई जिसे पूरी दुनिया के लोग मानते हो, तो वैसे सेंटेंस को भी सिंपल प्रेजेंट से बनाया जाता है। एंड परमानेंट ट्रूथ, एंड परमानेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो होता है, कोई प्रेजेंट का हैबिट हो, यानी कि प्रेजेंट में कोई भी हमारी आदत होगी, तो वैसे सेंटेंस के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कि वैसी सच्चाई जिसे पूरी दुनिया के लोग खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये फैक्ट है, तो उसे भी सिंपल प्रेजेंट से बनाया जाता है। एज वेल परमानेंट ट्रूथ, परमानेंट का मतलब होता है कोई अस्थाई सच्चाई, यानी कि कोई ऐसा काम जो वो अस्थाई हो, फिक्स हो, तो जो काम फिक्स है उसे भी सिंपल प्रेजेंट से बनाया जाता है। ये इसका डेफिनेशन होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रेजेंट हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड परमानेंट ट्रूथ। ओके, तो अब समझिए, जैसे मैं कहूं कि आई गेट अप एट 4 o'clock, I get up at 4 o'clock every day. अब समझिए, मैं प्रतिदिन 4 बजे उठता हूँ, तो ये मेरी क्या है, हैबिट है। क्योंकि 4 बजे प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब जो काम रेगुलर होता हो, तो रेगुलर होता है उसे हम हैबिट कहते हैं। जो काम रेगुलर हो रहा है उसको हैबिट कहा जाता है। तो आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी डे, मैं प्रतिदिन 4 बजे जाता हूँ, ये मेरा क्या हुआ, प्रेजेंट हैबिट हुआ। तो अब समझ, तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे V1 और V5 का यूज किया जाता है, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग V1 और V5 का यूज किया जाएगा। जैसे आई हो, वी, यू या दे, आई, वी, यू और दे हो, तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। सब्जेक्ट के फॉर्म में ये काम करेगा तब आई, वी, यू और दे सब्जेक्ट के फॉर्म में काम करेगा, तो उसके साथ V1 का यूज होगा। अगर वही चीज ही, शी, इट और किसी का कोई नेम हो या कोई नाउन हो, तो उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। फिफ्थ का मतलब होता है कि वर्ब में या तो एस या तो ईएस लगता है, या तो एस लगेगा या तो ईएस लगेगा, इसी को वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा कि जैसे हमें जरूरत पड़ेगी एक्सक्लूसिव वर्ब की, ठीक है, इसमें जरूरत पड़ेगी एक्सक्लूसिव वर्ब की, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट के रूप में इतना हो, अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में आई, वी, यू या दे में से कोई भी एक हो, तो उसका एक्सक्लूसिव वर्ब डू होता है। कब? ये सिंपल प्रेजेंट की एक्सक्लूसिव वर्ब की बातें हो रही है कि सिंपल प्रेजेंट की जब एक्सक्लूसिव वर्ब की हमें जरूरत पड़ेगी, तो सब्जेक्ट चेक करेंगे, अगर इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट है तो उसका एक्सक्लूसिव वर्ब डू होता है। अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है तो उसका एक्सक्लूसिव वर्ब डज होता है। बात समझ में आ रही है कि इतना सब्जेक्ट होगा तो उसका एक्सक्लूसिव वर्ब डू होगा, और इतना सब्जेक्ट होगा तो उसका एक्सक्लूसिव वर्ब क्या होगा, डज होगा। ठीक है, अब समझो, तो इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब 1 और वर्ब 5।
हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट V1 का यूज करेंगे और V5 का यूज करेंगे। तो हमने कहा कि कोई भी प्रेजेंट हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या परमानेंट ट्रूथ हो, तो फिक्स है कि ये जब भी रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। जैसे सिंपल में एक सेंटेंस बना सकते हैं कि ही डैश द ट्रूथ, ही डैश द ट्रूथ। अब बात समझिएगा कि हम यहाँ पे स्पीक दें और यहाँ पे स्पीक्स दें, है ना, एक नंबर, और ये रहा हमारा सेकंड नंबर। अच्छा यहाँ पे तो अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ तो इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो जब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट के साथ V1 आएगा और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, ठीक है। तो जब V1 और V5 आएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो जैसा सब्जेक्ट, तो ही जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो यहाँ पे ही है तो वर्ब का कौन सा रूप आएगा? 5 का मतलब होता है जिसमें एस या ईएस लगा हो। तो इसमें एस लगा है तो आंसर क्या हो जाएगा? एस्पेक्स। थोड़ा सा समझ आया ये? यहाँ पर इसको नोट किया जाए, ये सब नोट किया जाए और एग्जाम्पल देना है इसको, फटाफट नोट किया जाए। हो जाए तो सीधा ओके डन। हाँ फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिटा दे इसे। ओके अच्छा ये सब समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा एक बार और रिपीट मार लेते हैं। स्ट्रक्चर होगा V1 और V5। V1 जब ये सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और जब इतना सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, यानी कि एस या टीएस उसके साथ लग जाएगा, ठीक है ना। अगर इतना सब्जेक्ट होगा तो उसका एक्चुअली वर्ब डू होगा, और जब इतना सब्जेक्ट होगा तो उसका एक्चुअली वर्ब डज होता है, ठीक है। अब समझिए अब आता है किसी डैश एक्सरसाइज डेली, सी डैश एक्सरसाइज डेली, या तो टेक होगा या तो टेक्स होगा, या तो टेक होगा या तो टेक्स होगा, या तो 1 होगा या तो नंबर 2 होगा। क्या आंसर होगा? 1 और 2? आंसर क्या होगा? 1 होगा या आंसर 2 होगा? फटाफट फटाफट बोलिए। सर 2। समझ में आ जा रहा है इतना में? क्योंकि सब्जेक्ट हमारी सी है, तो सी जब भी सब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा तो उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा, यानी एस और एस उसके साथ लग जाएगा। इतना क्लियर है सबका? अब समझिएगा कि जब इसी का हमें निगेटिव बनाना हो, सिंपल प्रेजेंट का ही निगेटिव बनाना हो, तो जब भी सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव बनाएंगे तो पहला काम सब्जेक्ट, और ध्यान में रहे कि कभी भी निगेटिव बनाना है तो हमको यूज क्या करना है? नॉट का यूज करना है। तो नॉट बिना एक्जुअली का आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे एक्जुअली वर्ब देना पड़ेगा। तो एक्जुअली या तो डू होता है या तो डन होता है, तो नॉट का यूज बिना एक्जुअली का नहीं होगा। तो डू और क्या लग गया? डज। डू डज आ गया, उसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट। और ध्यान रहे कि जब भी डू और डज लग जाए तो फिर हमें सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट जैसा भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। वर्ब का जब भी आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट हुआ डू डज, उसके साथ नॉट, और नॉट के साथ वर्ब का पहला फॉर्म। सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो, जब भी आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। रीजन कि डू और डज लगा होगा। तो ये बन गया मेरा निगेटिव। जैसे रियल
ड्रग्स। सर वीडियो अब यहाँ पे देखिए, या तो यहाँ डू होगा या तो यहाँ पे डज होगा, वन होगा या टू होगा। सर 2। समझ में आ रहा है? 2 मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। मेरी आवाज पूरा क्लियर जा रहा है ना वहाँ पे? ओके, फिर समझिए। तो यहाँ पे नॉट लगाना है, तो या तो हमें एक्सक्लूसिव वर्ब देना पड़ेगा, या तो डू या तो डज। तो आंसर क्या होगा? 1 नंबर होगा या 2 नंबर होगा? सर 2। 2 बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नेम है, तो नेम के साथ एक्चुअली वर्ब क्या लगता है? डज। देयरफॉर यहाँ पे क्या लग जाएगा? डज। अब देखिए, रिया है, नेम है, लेकिन यहाँ डू डज लग गया, इसीलिए यहाँ पे जब भी यूज होगा तो गिवन होगा। अरे थोड़ा सा समझ में यहाँ पर एक और चीज़। He does not dance. She does not dance. Meet. या तो इट होगा या तो इट्स होगा। एक नंबर होगा आंसर। आपकी आंसर तो होगा। सर 1 नंबर। बात समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे सर, लगा है डज, यहाँ पे डज लगा है, तो जब डज लग गया तो सब्जेक्ट से फिर हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा और वर्ब हमेशा वन आएगा। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा? इट। बात समझ आ गया? अगर इसी का हम इंटरोगेटिव बना लें, एक एग्जांपल में इसको अगर इंटरोगेटिव बना लें तो वही एक्चुअली वर्ब पहले आ जाता है। डू और डज जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा वो पहले आएगा, उसके बाद फिर हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ जब भी डू एंड डज रहेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। बात समझ में आ जा रहा है? सर नेगेटिव इंटरोगेटिव का क्या होगा? निगेटिव और इंटरोगेटिव बता देते हैं साथ। अब चलिए एक इसको बता देते हैं इसके बाद। तो डू डज सब्जेक्ट, जब भी डू डज रहेगा तो आने वाला वर्ब हमेशा याद रहे कि फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, कभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये नहीं चलेगा। फिर डू डज आया मतलब कि वन, मतलब केवल वन। जैसे डू यू नो मी, डू यू नो मी। अब देखिए ये डू लग गया, क्वेश्चन मार्क्स बना, लेकिन फिर यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आ गया? फर्स्ट फॉर्म हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया तो डू रहेगा, फिर भी V1। एक और देखिए, डज शी डांस वेल, या तो डांस होगा या तो डांसेज होगा, वन होगा या टू होगा। 1 बात समझ आ रहा है? इंटरोगेटिव तो है और यहाँ पे क्या लगा? डज। तो डज लग गया तो आने वाला वर्ब क्या होगा? वन होगा। दैट्स व्हाई आंसर क्या होगा? डांस। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? सर इसमें नॉट लग सकता है? आवाज नहीं आ रही है आपकी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बोल रहा है? सर नॉट लग सकता है इसमें? हाँ अभी बता रहे हैं ना, अभी ये तो क्लियर हो गया ना? यस सर। समझ आ गया ना ये? सर अब चलिए यस सर। निगेटिव बताते हैं इसमें इंक्लूड करके। अब इसमें बात समझिएगा कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है कि क्या इसमें नोट लग सकता है या नोट नहीं लग सकता। तो आसानी से नोट लग सकता है। यहाँ पे दो तरीके से नोट लग सकता है। यहाँ पे दो तरीके से नोट लग सकता है। पहला समझिएगा कि हमें इंटरोगेटिव और निगेटिव बनाना है ना, इंटेरो और निगेटिव। तो आप समझिएगा कि इंटेरो और निगेटिव में करना क्या है कि ये रहा डू, दो तरीके से लगेगा, डू और डज, और फिर आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट। तो डू डज लग गया, सब्जेक्ट लग गया। अब इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करना पड़ेगा। नॉट हो गया और फिर आप वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क।
ये रहा वन। आप एक और तरीके से बना सकते हैं, डू या डज। हम यहीं पे शॉर्ट में नोट लगा देंगे, यहाँ पे शॉर्ट में होना चाहिए, कभी भी फुल नोट यहाँ पे नहीं। जब भी हम कभी सब्जेक्ट के पहले निगेटिव वर्ड का यूज करें यानी कि नॉट का यूज करेंगे तो टेंस चैप्टर है ब्रदर, टेंस है। आप समझिए, तो बता रहे हैं कि सब्जेक्ट के पहले है ना, अगर नॉट का यूज करना है तो शॉर्ट में किया जाता है, कभी भी फुल में नॉट नहीं आएगा। ये नहीं कि हम ऐसा यूज करें NOT, ये गलत माना जाता है। तो सब्जेक्ट के पहले जब भी नॉट आएगा तो स्मॉल में होगा, शॉर्ट फॉर्म में होगा, और फिर सब्जेक्ट के बाद देंगे तो फुल देंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो आप दोनों तरीके से निगेटिव बना सकते हैं, और फिर गिवन और ऑब्जेक्ट इंक्लूजन आसानी से हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डोंट यू हेल्प हर। तो देखिए डू लग गया, क्वेश्चन मार्क्स लगा तो इंटरोगेटिव भी हो गया, और यहाँ पे शॉर्ट में हमने नॉट लगा दिया तो हमारा इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी होगा। हम इसी को चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं कि डू यू नो ट्राई टू हेल्प हर। अब बात समझ में आ गया कि नेगेटिव इंटरोगेटिव एक साथ आसानी से बन सकता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो डिस्कस कर सकता है, अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो वो डिस्कस कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तब खूब ध्यान से लिखिएगा कि सब्जेक्ट के पहले नॉट शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए और सब्जेक्ट के बाद नॉट फुल फॉर्म में होना चाहिए। इसको नोट किया जाए। डन, आगे बढ़े आप। तो ये तो रहा, देखो देखिए ये जनरल रूल है, इसको कहते हैं जनरल रूल, जो जनरली आदमी पढ़ लेता है या कहीं भी पढ़ाई ये हो जाती है। ये सब जनरल हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव तक हो गया। तब अब हेडिंग दीजिएगा स्पेशल रूल। अब हेडिंग स्पेशल रूल। अब देखिए स्पेशल में क्या होगा, देखिए स्पेशल में कमाल का रूल है, ठीक है। स्पेशल रूल में एक कमाल का रूल कहता है कि जैसे सर ऊपर का नहीं रहा। स्पेशल रूल लिखा हुआ ज्यादा, केवल स्पेशल रूल लिखा हुआ है ना। आप समझिएगा एक कमाल का चीज है, जैसे ये हेयर हुआ तथा ये देयर हुआ। अच्छा जनरल रूल सबको समझ में आ गया ना कि कहाँ पे V1 कहाँ पे V5। यस सर। इंग्लिश टू इंग्लिश, नॉट गो थ्रू द हिंदी टू इंग्लिश। ओनली हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। एग्जाम में आएगा इंग्लिश टू इंग्लिश, तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ना होगा। अब बात समझिएगा कि जो जनरल पढ़ाए थे V1 V5 कहाँ डू कहाँ डज कहाँ पे नॉट, ये तो सबका क्लियर हो गया था ना, ये तो क्लियर था सबका। अब समझिए ये स्पेशल रूल कहता है कि कोई सेंटेंस है जो स्टार्ट हो रहा है किस चीज से, या तो हेयर से स्टार्ट होगा या तो देयर से स्टार्ट होगा। कोई भी सेंटेंस जो हेयर तथा देयर से स्टार्ट हो तो ध्यान रहे कि इसके बाद एक सेंटेंस आएगा, और वह सेंटेंस जब भी होगा तो सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा। ये इंग्लिश टू इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश से इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं केवल, जो आपके एग्जाम में रहेगा। तो हेयर और देयर कहीं भी एक हो और उसके बाद कोई सेंटेंस आए तो ध्यान रहे कि जब होगा तो सिंपल प्रेजेंट ही होगा।
देखिए ट्रांसलेशन अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर नहीं भी बनाना चाहें तो इंग्लिश टू इंग्लिश सॉल्व करने के लिए हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे होमवर्क के तौर पे। कुछ पढ़ा लेंगे तो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे घर से बनाने के लिए और चेक होगा यहाँ, ठीक है। ओके, फिर समझिए कि अगर कोई सेंटेंस हेयर से या देयर से शुरू हो तो उसके तुरंत बाद एक सेंटेंस आएगा और वो सेंटेंस जब भी बनेगा तो सिंपल प्रेजेंट से बनेगा। सिंपल प्रेजेंट का मतलब हुआ कि स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, गिवन, डिफाइन, ऑब्जेक्ट। बात समझ आ गया कि जब भी बनेगा तो गिवन और डिफाइन से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बात समझना है, बात कुछ ऐसी है कि गिवन डिफाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना, यही देना है हमको, गिवन और डिफाइन भी देना है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक पेच है, समझिएगा कि यदि ये गिवन डिफाइन रहेगा तो गिवन और डिफाइन भी रहेगा। कहता है कि हियर तथा देयर के बाद जो सेंटेंस होगा, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई नाउन होगा, है ना, जैसे ये सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट हमारा कोई नाउन हो तो V1 और V5 पहले आएगा। सब्जेक्ट नाउन हो तो V1 और V5 क्या होगा, पहले आएगा। अगर वही सब्जेक्ट मेरा नाउन नहीं बल्कि प्रोनाउन हो, अच्छा प्रोनाउन समझ में आता है? प्रोनाउन का मतलब होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट। अगर आई, वी, यू, ही, सी, इट ये सब प्रोनाउन होता है, यू, ही, ये सब प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन होगा तो V1 और V5 बाद में आएगा, अगर नाउन होगा तो V1 और V5 पहले आएगा। थोड़ा सा समझ आया? एक एग्जांपल से समझिए, ये इसका स्पेशल रूल है कि अगर कोई भी सेंटेंस हेयर तथा देयर से शुरू हो जाए तो सिंपल प्रेजेंट से बनेगा। और सिंपल प्रेजेंट में देखना कि अगर सब्जेक्ट नाउन है तो V1 V5 पहले आएगा, अगर वही सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो V1 V5 बाद में आएगा, है ना। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, दिव्या, READ, देखिए मेन वर्ब को ब्रैकेट कर दिया, यानी कि ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहाँ पे आप कौन सा टेंस अप्लाई करेंगे, आप कौन सा टेंस जानते हैं जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमने अभी अभी आपको बताया कि देखो भैया अगर कोई सेंटेंस हेयर से स्टार्ट हो तो हेयर के तुरंत बाद कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो हेयर से तो स्टार्ट हुआ तो इसके बाद जब भी आएगा तो सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो इसका आंसर अगर हम दें कि हेयर दिव्या, दिव्या है तो नाम है तो नाम के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फाइव। तो यहाँ पे क्या आ गया, रेड्स। अब चलिए इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस सही है, लेकिन अगर हम देखें तो ये दिव्या क्या नाउन है, तो हेयर के बाद जब सब्जेक्ट के फॉर्म में नाउन होगा तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा कि सब्जेक्ट के पहले होगा, ये तो पहले आएगा, तो पहले आएगा, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या गलत है। इसका सही फॉर्मेशन होगा कि हेयर, भले थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा, रीड्स दिव्या, भले ही आपको थोड़ा सा सेंटेंस अटपटा लगेगा, देखिए तो ये वर्ब का फाइल फॉर्म आ गया, तो हेयर से शुरू हुआ सिंपल प्रेजेंट, तो सब्जेक्ट ये है और वर्ब मेरा पहले आ गया। अटपटा लगेगा लेकिन ग्रामेटिकल यह क्या है, करेक्ट है। थोड़ा सा समझ आया आप लोगों को? अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोल सकता है, थोड़ा सा भी शर्माने की आवश्यकता नहीं है, बोल सकता है। एक बार और समझाते इसको। हमने कहा कि हेयर तथा देयर के बाद जो भी सेंटेंस होगा वह सिंपल प्रेजेंट से बनेगा, यानी कि टेंस हमारा V1 और V5 अप्लाई होगा। फिर V1 और V5 में है कि अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में नाउन रहेगा तो वर्ब पहले होगा, और नाउन नहीं रहेगा तो वर्ब मेरा बाद में होगा।
यहाँ पे देखना है कि दिव्या हमारी क्या है, नाउन है, तो हर बात में दिया हुआ है, इसलिए गलत है, क्योंकि जब भी नाउन होगा तो V1 और V5 यानी वर्ब हमारा क्या होगा, पहले होगा। तो दिव्या यहाँ सब्जेक्ट नाउन है, तो ये नाउन हुई, तो जैसे नाउन हुई तो सब्जेक्ट में हमारा, सॉरी वर्ब कहाँ चला गया, सब्जेक्ट के पहले। अब सेंटेंस हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ। समझ आया कि नहीं आया सबको ही? एवरीबॉडी बोलो, समझ में आया या ये सिस्टम समझ में नहीं आया? सर आ गया। समझ में आ गया। आ गया ना? एक क्वेश्चन देते हैं, आप सॉल्व करके दिखाइए, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सर हो गया। डन। अब समझ, एक क्वेश्चन लिख के देते हैं। हम कहें कि देयर सब कोई पूरा सेंटेंस लिख के बताएगा। देयर माय फादर वर्क, हमने वर्क को ब्रैकेट में कर दिया, ठीक ना? अब आपको ये सॉल्व करके दिखाना है कि किस टेंस से, यानी कि मेन वर्ब को ब्रैकेट कर दिया गया, कौन सा टेंस अप्लाई होगा और किस फॉर्म में अप्लाई होगा, आप इसको बना के देखिए। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा सेंटेंस करेक्ट में बताइए। हर कोई सबका चेक करेंगे, एक एक करके नाम के साथ सबका चेक होगा, इसका गलत होगा उसको गलत कहा जाएगा, उसके बाद सब सही बताया जाएगा। जितना जल्दी हो सके फटाफट आंसर दीजिए इसका, सबका चेक होगा। देखते हैं कितना आदमी को समझ गए हैं और कितना आदमी बना के दिखा देते हैं। रौनक एक आदमी, देयर वर्क माय फादर। अरे दो आदमी, देयर वर्क आशुतोष, गुड, वेरी गुड। आगे 3 आदमी हुआ, अभी 10 रेस्ट हैं, 10 आदमी का और आंसर चाहिए, फास्ट फास्ट। अरे यार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ आ जाएगा। रौनक भी अभी ध्यान दीजिए, समझ आ जाएगा। बाप रे, कर्तव्य, ट्रैकलेस, और जल्दी जल्दी रेस्ट वाले लोग, अभी 4-5 आदमी दिखाते हो और बाकी सबका चेक कर लेना मुझे जल्दी से। देर हो रहा है, चलिए फिर से बताते हैं। हमने आपसे जब ओपन बताया कि जब भी हेयर तथा देयर से सेंटेंस शुरू हो तो इसके बाद ये बाद है, बाद हमें सिंपल प्रेजेंट देना है, कंटिन्यूअस नहीं आएगा, ठीक ना? कर्तव्य आपने जो कंटिन्यूअस का यूज किया है, कंटिन्यूअस कभी नहीं आएगा। जब भी ये हेयर तथा देयर से सेंटेंस शुरू होगा तो कंटिन्यूअस कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है? ठीक है, तो जब भी होगा तो सिंपल प्रेजेंट होगा। तो देखा जाए तो ये फादर क्या है, नाउन है, तो जब नाउन है तो वर्ब V1 और V5 क्या होगा, पहले आएगा। V1 और V5 तो पहले आएगा, तो हम इसको दे देंगे कि देयर, तो नाउन है तो V1 V5 पहले आएगा, तो फादर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की जगह पे क्या होगा, वर्ब्स, लास्ट में क्या हो जाएगा, माय फादर। ये जितना आदमी का है वो सबका सही है। अब बात समझ आए, हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और दिखाते हैं, बिटा दे से, अब फिर समझ। यस सर। अगर हमें क्वेश्चन ऐसे दें कि दे सी रेड, तो देखा जाए तो देयर से सेंटेंस शुरू है, तो देयर से सेंटेंस शुरू है तो V1 और V5 तो लेगा ही लेगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो अगर हम इसको बना दें कि देयर V1 V5 पहले कर दें, रीड्स सी, ठीक है? अब बात समझिए, तो अब कहता है कि सिंपल प्रेजेंट तो हो गया, अच्छा है, V5 आ गया, लेकिन
सब्जेक्ट के रूप में तो ये नाउन थोड़ी है, ठीक है, प्रोनाउन है। तो जब प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट के रूप में तो वर्ब कहाँ जाएगा, बाद में। इसलिए ये क्या है, गलत है। इसका सही होगा कि देयर सी रीड्स। बात समझ आ गया पूरा? अब क्लियर हुआ सब किसी का? यस सर। डन? सर बोलिए। हाँ बोलिए 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 बोलिए। डन सबका? जिसको दिक्कत होगा वो चैट में बोल सकता है। अब समझिए, ये रहा स्पेशल का 1। अब स्पेशल नंबर 2, स्पेशल नंबर 2 कि अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, कोई सेंटेंस है इसमें लगा है ऑलवेज। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें क्या लगा हुआ है, ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, habitually, habitually, regularly, usually, occasionally, occasionally, every day, every week, every month, every year, दिखाई दे रहा है सारा वर्ड? अब सुनिए कि कोई सेंटेंस और जिसमें ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, हैबिचुअली, रेगुलरली, यूजुअली, ओकेजनली, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर या एवरी आवर। एवरी आवर हो गया? तो ध्यान रहे कि ये जिस सेंटेंस में ये वर्ड रहेगा, जिस सेंटेंस में ये वर्ड रहेगा तो फिक्स है कि वो सेंटेंस जब भी बनेगा तो सिंपल प्रेजेंट से बनेगा। किससे बनेगा? सिंपल प्रेजेंट से बनेगा। यानी कि स्ट्रक्चर होगा V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात समझ आया कि नहीं आया? अभी ये वर्ड में से कोई भी एक वर्ड जिस सेंटेंस में होगा तो ये सिंपल प्रेजेंट से बनेगा, यानी V1 और V5 से बनेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक एग्जांपल देखा तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे हम कहें कि सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, है ना? अब बात समझिए कि मेन वर्ब को ब्रैकेट कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि सेंटेंस को इंप्रूव करो, यानी कि सेंटेंस ये कौन सा टेंस से बनेगा अब आप बना के दिखाइए, है ना? तो अब समझना आपको ये है कि ये सेंटेंस में क्या लगा है, ऑलवेज, ठीक है? तो ऑलवेज लग गया ना यहाँ पर। तो जैसे ये ऑलवेज दिखा सेंटेंस में तो कोई भी टेंस अप्लाई करोगे तो गलत होगा एक्सेप्ट सिंपल प्रेजेंट का। तो यहाँ पे ऑलवेज देखते ही हम किसका यूज करेंगे, V1 और V5 का। तो उसी के साथ में 5 लगेगा तो उसी के ऑलवेज स्पीक का क्या बनेगा,
speaks the truth. समझ आया कि नहीं आया? आया? इतना नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, फटाफट इसको नोट कीजिए। जिसको दिक्कत होगा बोल सकता है। जल्दी से। स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए क्वेश्चन देते हैं। Yes, sir. डन हुआ कि नहीं अभी? अच्छा ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? ये बात समझ में आई या बात समझ में नहीं है? यस सर। आ रहा है ना? ये समझ में आ रहा है। क्या? समझ में आ रहा है। जिसको दिक्कत होगा वह बोल सकता है, फिर से रिपीट करेंगे 2 4 10 बार, मेरा काम ही है ये। इसलिए हम अगर क्वेश्चन देखें hardly talk to me, इसका आंसर दे सकते हैं? He hardly talk to me, आप दीजिएगा या हम इसको बताएं पहले? चलिए एक एग्जांपल और बताते हैं इसको, तो फिर देखिएगा हो रहा है कि he hardly talk to me। अब देखिएगा कि इसमें क्या वर्ड, कौन सा वर्ड लगा है? हार्डली। तो जब सेंटेंस में हार्डली लग गया तो वह जब भी बनेगा तो V1 और V5 से बनेगा, ठीक है? तो V1 और V5 से बनेगा तो ही हार्डली टॉक्स टू मी। क्योंकि ये है तो भारत का कौन सा फॉर्म लगेगा? 5। ओके कवर? डन? got it? अच्छा चलिए ये तो स्पेशल 2 हो गया। अच्छा इन दोनों में कोई दिक्कत है किसी को? स्पेशल जो 2 हुआ है इसमें किसी को कोई परेशानी है? एक और स्पेशल देखते हैं। यही सब स्पेशल में से अधिक आपके एग्जाम में आएगा, स्पेशल में से ही आपके एग्जाम में अधिक से अधिक आते हैं। जैसे अब आप सुनिए, ये वर्ड इफ हुआ, फिर व्हेन हुआ, अनलेस, until, in case, after, before, as soon as, long as, till। एक वर्ड देखें, if, when, unless, until, in case, after, before, as soon as long as और till। ओके तब आपको ध्यान देना है कि इतना के बाद जब भी होगा तो सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा, जब होगा तो सिंपल प्रेजेंट का यूज। ये वर्ड जहां रहेगा इसके बाद सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है, यानी कि V1 और V5 प्लस चलिए ये रहा एक, ये तो एक क्लॉज हुआ कि ये वर्ड जहां रहेगा उसके बाद में V1 या V5 सिंपल प्रेजेंट आएगा, ठीक है? अब समझिए। और जो दूसरा क्लॉज होगा वह सिंपल फ्यूचर से बनेगा,
subject shall be V1 shall be plus V1 केवल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका इतना वर्ड के तुरंत बाद सिंपल प्रेजेंट आएगा उसके साथ जो दूसरा क्लॉज होगा वो shall will V1 से बनेगा जैसे एक एग्जांपल हम ले लेंगे कि if he come here I will help him तो देखिए ये if है तो if के बाद क्या करता है कि सिंपल प्रेजेंट चाहिए यानी कि V1 और V5 चाहिए तो V1 और V5 if he के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 5 कम से और बाकी सेम एग्जांपल नोट कीजिए डन हो गया ये क्वेश्चन आप बना के दिखाइए तो फटाफट इसी पे unless he work hard he will not succeed unless he start है मेन वर्ब को ब्रैकेट कर दिया गया है जल्दी से इसके बेसिस पे जल्दी से बनाइए हर कोई पहले सबका चेक करना है हर किसी का The work. समझ में आ रही है हर कोई जल्दी से टाइप कर जल्दी से सबका चैट दिखना है एक का भी नहीं है अभी जल्दी चलिए ये इनकेस क्या आदित्य इनकेस अनलेस जब लगा हुआ है ठीक तो जब अनलेस लग गया तो सिंपल सी बात है कि ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा सिंपल प्रेजेंट यानी V1 V5 हो जाएगा कि अनलेस ही वर्क्स बाकी से सब सेम होगा करेक्ट ये सिंपल प्रेजेंट आपका खत्म ठीक है सबको बस एकदम ठीक आगे बढ़े अब हेडिंग दीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस हम इम्परफेक्ट कहे तो या कंटीन्यूअस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमारा एक ही बात है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटीन्यूअस टेंस एक ही चीज हो गया चलिए इसको देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस indicates an action that is continuing
at the time of speaking. Present imperfect tense indicates an action that is continuing at the time of speaking. यानी कि वैसा tense है जो बोलने के समय भी जो एक्शन हो रहा हो, यानी कोई ऐसा काम जो अगर बोल भी रहे हैं फिर भी वह काम चल रहा है, जो काम अभी बोल रहे हैं और फिर भी मेरा ये काम चल रहा हो, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाया जाता है। जैसे आई एम टीचिंग यू, तो मैं बोल भी रहा हूँ, तो ये पढ़ाने वाला काम क्या है, कंटिन्यू चल रहा है अभी। सर एक बार और बताइएगा। हमने कहा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन, वैसे एक्शन को नोटिस करता है, दर्शाता है, दैट इज कंटिन्यूइंग, वैसा काम जो कि कंटिन्यू है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय भी जो काम कंटिन्यू रहता है। जैसे हम अभी बोल भी रहे हैं फिर भी वो काम अगर कंटिन्यू है तो उसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट से बनाया जाता है। जैसे मैं अभी बोल भी रहा हूँ तो मेरा पढ़ाने का काम क्या है, चल रहा है। अभी हम बोल भी रहे हैं तो आप बैठे हुए हैं तो बैठने का काम चल रहा है, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का काम आपका कंटिन्यू चल रहा है, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस से बनाया जाता है। स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट इज एंड आर वर्ब प्लस object. Subject is a verb, verb plus object. Like they are working hard. They are working hard. तो देखिए सब्जेक्ट हमारा दे है, ये मान में से एक आ गया। वर्ब फोर का मतलब होता है कि आईएनजी लगा, बाकी सबसे अरे समझ में स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, डन। यस सर। एक एग्जांपल और दीजिए। जैसे कहीं कि some people, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, some people are waiting for me outside. Some people are waiting for me outside. अब आज सब्जेक्ट हुआ है, ये मार्क में से एक आ गया और घर पर फॉर्म हो गया, यानी कुछ लोग बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं फिर भी उन लोगों का इंतजार करने का काम क्या है, अभी तो चल रहा है, तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनेगा। अच्छा, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव का बन जाना चाहिए ना, अगर नेगेटिव की हम बात करें तो सब्जेक्ट नॉट बिना एक्सक्लूसिव वर्ब का तो आएगा नहीं, यहाँ पे नॉट, अब फिर आने वाला वर्ब क्या होगा, वो का मतलब क्या होगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। He is not reading English now. नॉट लग गया, नेगेटिव बन गया आराम से, हो जाएगा सबका। इंट्रोगेटिव तो बन जाना चाहिए कि इंट्रोगेटिव भी बताना पड़ेगा। एक एग्जांपल उसमें लेते हैं, कहता है कि ईजे मार्क को पहले बाहर निकाल लेते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। आर यू रीडिंग लाइक बन गया कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव इसका,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर बात कर सकते हैं। हो जाएगा सबका? डन? चलिए हेडिंग स्पेशल का हेडिंग स्पेशल प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्पेशल देखते हैं हमको कि ध्यान रहे कि कोई सेंटेंस हो इसमें व्हाट लगा हो नाउ या नाउ आर डेज या these days now nowadays या these days किसी भी सेंटेंस में ये लिखी जाएगी एक वर्ड तो उसे जब भी बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस जब भी बनेगा तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है यानी सब्जेक्ट इज आर एम वर्ब ये वर्ड दिख जाएगा तो फिर जब भी होगा तो इज आर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चला जाएगा। ठीक है जैसे the tense abu the tense abu now a read b reads see reading reading has read इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है ए बी सी और डी और कोई फटाफट फटाफट इसका आंसर दीजिए तो ए बी होगा सी होगा ए बी सी या डी सर सी। अरे समझ में ये सब क्योंकि यहाँ पे नाउन लगा हुआ है तो नाउन जब लग गया तो जब भी होगा तो नीचे हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होगा तो आंसर क्या हो गया आपका सी। अरे समझ में इतना भाई अच्छा टेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को क्या आप लोगों को टेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है ना आ रहा है। सबको? सर आ रहा है। कोई परेशानी इसमें? नो अगर सर किसी नो को कोई सर। प्रॉब्लम होगा तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। एक लास्ट एग्जांपल दे दीजिए। एक लास्ट एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे तरह के now a days now a days what is action A are not playing B do not play C are not playing D we are not playing आंसर फटाफट ए बी सी और डी सर ए आर नॉट प्लेइंग। देखिए फटाफट फटाफट देखा जाए सर ए। गुड 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 बात समझ आ गया सबका ठीक
यानी कि नाउ डेज यहाँ लगा हुआ है, तो जब भी होगा तो ईजेमार वर्ब फॉर्म होगा, सिंपल सी बात है, ईजेमार आईएनजी लगा, देयरफॉर आंसर आपका क्या होगा, ये होगा। अच्छा टेंस सबका क्लियर जा रहा है पूरा? ऐसे ही क्वेश्चन अगर वर्ड दिया रहेगा, अब आपको देखना है कि कौन सा टेंस अप्लाई होगा, तो जो भी स्पेशल है थोड़ा सा स्पेशल के ऊपर स्पेशल क्लियर करें। बात समझ में आ गया सबको? अगले दिन सर। इसमें से कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे और फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है इसमें? पूछना है किसी को? हो सकता है कोई भी नो एनीबॉडी? सर। नो? ओके, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू यू ऑल, नाइस डे। थैंक यू सर, बाय।